हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि और हम लोग यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ लेक्चर 7 ब्रिटिश पॉलिसी फॉर प्रेस। ऑल्सो ये लेक्चर जो हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज़ पार्ट ऑफ 2020 एंड 50-50 सीरीज़ एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट द वेबसाइट synopsisis.in। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे तो स्पेशल कोर्सेज में 2020 एंड 50-50 सीरीज़ मिल जाएगा एंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज़ पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। सो लेट्स कम बैक टू आवर लेक्चर नाउ। तो ब्रिटिश पॉलिसी फॉर प्रेस अब हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये टाइम होता है 1780 का। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ये आते हैं और ये एक न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं जिनका नाम होता है द बंगाल गैजेट या फिर कैलकटा जनरल एडवर्टाइज़र। तो ये न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। ये पहला न्यूज़पेपर होता है इंडिया में। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। पहला न्यूज़पेपर ये स्टार्ट होता है और ये न्यूज़पेपर चलता तो है बट विद टाइम ये न्यूज़पेपर बंद भी हो जाता है, सीज़ कर लिया जाता है 1872 में, क्योंकि इस न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट के अगेंस्ट काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जाता है। तो गवर्नमेंट जो है वो चीज़ झेल नहीं पाती और ये न्यूज़पेपर जो है वो सीज़ हो जाता है। फिर विद टाइम और न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स आ जाते हैं, जैसे कि बंगाल जर्नल आ गया, कैलकटा क्रॉनिकल, द मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड, ये सारे न्यूज़पेपर्स और आ जाते हैं। पर कंपनी ऑफिसर्स जितने भी होते हैं उनको ये चिंता रहती है कि तब क्या होगा जब ये न्यूज़पेपर्स अगर लंदन पहुंच गए तो, क्योंकि ये न्यूज़पेपर्स अगर लंदन पहुंच गए तो इनकी जो काली करतूतें थी, जो भी मिसडीड्स थी कंपनी की, उसके बारे में सबको पता लग जाता। तो इसीलिए उनको ये दिमाग में आया कि अब हमें प्रेस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी प्रेस के अगेंस्ट। तो प्रेस को हमें कर्ब करना पड़ेगा। तो कर्ब दी प्रेस, प्रेस को कर्ब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ आई माइंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो स्टार्टिंग के जो अर्ली रेगुलेशंस होते हैं उनमें एक एक करके हम रेगुलेशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला रेगुलेशन आता है सेंसरशिप एक्ट 1799 का। तो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट इसको कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली का ये टाइम होता है। लॉर्ड वेलेस्ली इस एक्ट को इनैक्ट करते हैं और उनको डर ये होता है कि फ्रेंच जो है वो इंडिया को इन्वेड ना कर दे। इस डर से ये एक्ट लाया जाता है। इसको जितने भी प्रेस रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज किए जाते हैं। तो जैसे वॉर टाइम प्रेस रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हुए थे उसी तरीके के रिस्ट्रिक्शन थे। इनफैक्ट इनमें प्री सेंसरशिप भी आ गई थी। सभी न्यूज़पेपर्स को ये कहा गया कि सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है और अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे वो पहले आप सबमिट करोगे, पहले आप दिखाओगे। तो ये प्री सेंसरशिप जो है ना, कि प्री सेंसरशिप बेसिकली ये चीज़ होती है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिश कर रहे हो तो उससे पहले आपको ये गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। तो प्री सेंसरशिप ज़रूरी हो गई थी। तो ये चीज़ हो गई थी। फिर उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम तक आते आते इन रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स कर दिया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काफ़ी प्रोग्रेसिव व्यूज़ थे और 1818 में ये प्री सेंसरशिप वाली जो चीज़ होती है इसको भी हटा दिया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पर 1818 में ये चीज़ स्टॉप हो गई थी। फिर नेक्स्ट आता है लाइसेंसिंग रेगुलेशंस। 1823 के ये रेगुलेशंस होते हैं। तो इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल होते हैं वो होते हैं जॉन एडम्स। जॉन एडम्स जो है वो उनका रिएक्शनरी व्यूज़ होते हैं काफ़ी, तो वो इनैक्ट करते हैं इस एक्ट को। इन रेगुलेशंस के मुताबिक अगर आप बिना लाइसेंस के कोई प्रेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर प्रेस को यूज़ कर रहे हो तो ये एक पीनल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, तो प्रेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो लाइसेंस के बिना, इसको पीनल ऑफेंस माना गया। फिर विद टाइम आते आते लेटर ऑन इस एक्ट को और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया। बाकी जर्नल्स हो गए, पैम्फलेट्स हो गए, बुक्स हो गए, वो भी इस एक्ट के अंडर अब कवर होने लगे। ये रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादातर आप देखोगे तो मेनली ये रिस्ट्रिक्शंस इंडियन न्यूज़पेपर के अगेंस्ट थी, जो भी इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर हैं या फिर ऐसे न्यूज़पेपर जो कि इंडियंस के द्वारा एडिट किए जा रहे हैं, इन न्यूज़पेपर्स के अगेंस्ट थी मेनली ये सारी रिस्ट्रिक्शंस। फिर जैसे राजा राम मोहन रॉय का न्यूज़पेपर था मिरात अल अखबार, इसको भी स्टॉप कर दिया गया कि भाई अब ये न्यूज़पेपर जो है वो पब्लिकेशन में नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट आती है आपकी प्रेस एक्ट ऑफ 1835 या फिर इसको मेटकाफ एक्ट भी कहते हैं। लॉर्ड मेटकाफ थे इस टाइम पर, इसलिए इनके नाम पर ही ये मेटकाफ एक्ट भी कहा जाता है। मेटकाफ, लॉर्ड मेटकाफ जो है उस टाइम पर गवर्नर जनरल रहते हैं 1835 से लेकर के 1835 से लेकर 36 तक लॉर्ड मेटकाफ यहाँ पर गवर्नर जनरल रहते हैं। ये मेटकाफ जब आते हैं तो वो 1823 का जो ऑर्डिनेंस होता है
उसको ये हटा देते हैं और फिर मेटकाफ को एक टाइटल दिया जाता है लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। ठीक है, ये टाइटल लॉर्ड मेटकाफ के लिए होता है, ये आपको अगेन ध्यान रखना है। फिर ये जो नई प्रेस एक्ट आती है 1835 की, लॉर्ड मेटकाफ जो लाते हैं, इसमें ये एक रेगुलेशन आ जाता है कि अब जो भी आपका पब्लिकेशन में जा रही है, जो भी बुक हो या फिर आपकी न्यूज़पेपर हो, कुछ भी अगर पब्लिश हो रहा है तो उसमें एक प्रिंटर या पब्लिशर होना ज़रूरी है। तो ये प्रिंटर या पब्लिशर है, उसको जो भी आपकी प्रेमाइसेस हैं पब्लिकेशन का, उसका आपको प्रिसाइज अकाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिबरल जो प्रेस पॉलिसी थी, इसकी वजह से विद टाइम न्यूज़पेपर्स का काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ भी देखा गया था। ये बहुत लिबरल हो गए थे सिंस प्रेस पॉलिसीज़, तो अच्छा ग्रोथ हुआ था न्यूज़पेपर्स का। इसके बाद एक्ट आती है लाइसेंसिंग एक्ट 1857 की। अब सिंस 1857 का टाइम होता है, 1857 में आपको याद होगा 1857 का रिवोल्ट भी हुआ था। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद एक इमरजेंसी सी आ जाती है। अब ऑब्वियसली अगर इस तरीके का रिवोल्ट हो गया है तो यहाँ पर तो अब प्रेस रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और वही चीज़ यहाँ पर हुई थी। तो इस एक्ट के द्वारा इस एक्ट ने लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा इम्पोज कर दी थी। पहले मेटकाफ एक्ट के टाइम पर क्या था कि जो आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स वगैरह थे वो तो ऑलरेडी थे ही, साथ में यहाँ पर क्या हो गया था अब 1857 के बाद, रिवोल्ट के बाद, कि और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ऐसे लगा दिए थे कि लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा लग गए थे। फिर एक और चीज़ हुई थी कि अब गवर्नमेंट के हाथ में इतनी पावर थी कि गवर्नमेंट ने अपने पास ये बोल के रखा था, ये पावर रखी थी कि गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है कि वो कोई भी पब्लिकेशन में अगर जा रही है, कोई भी बुक हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई भी प्रिंटेड मैटर है, अगर वो पब्लिकेशन में जा रहा है या सर्कुलेशन में जा रहा है तो उसको वो स्टॉप भी करा सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के पास ये पूरी पावर थी। फिर आती है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 की। ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट होती है 1867 की, ये बेसिकली जो आपकी मेटकाफ एक्ट होती है 1835 की, उसको ये रिप्लेस करती है। और ये पर्टिकुलर एक्ट बहुत रेगुलेटरी होती है, मतलब रिस्ट्रिक्टिव वगैरह नहीं होती, सिर्फ रेगुलेशन के लिए होती है। तो इस एक्ट के द्वारा दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़, कोई भी बुक हो चाहे न्यूज़पेपर हो, तो उनमें ये चीज़ मैंडेटरी कर दी थी कि इस बुक या न्यूज़पेपर में एक तो प्रिंटर या पब्लिशर का नाम होना ज़रूरी है, और कहाँ ये बुक पब्लिश हुई है वो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन भी होना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये हुई थी कि आपकी जो कॉपी है, जो भी आपका बुक है या फिर न्यूज़पेपर है, उसकी एक कॉपी आप लोकल गवर्नमेंट को बुक पब्लिकेशन होने के 1 महीने के अंदर अंदर आप वो कॉपी लोकल गवर्नमेंट को सबमिट करोगे। ठीक है, ये चीज़ हुई थी। अब 1870 से 1918 तक का टाइम हम पढ़ेंगे, नेशनलिस्ट का क्या रिस्पॉन्स रहता है इसके बारे में। तो अर्ली 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो नेशनलिस्ट एजेंडा जो एक चीज़ रहती है नेशनलिस्ट के माइंड में, वो चीज़ थी आपकी सिविल लिबर्टीज़ का डिफेंस, कि आपकी जितनी भी सिविल लिबर्टीज़ हैं उनको बनाए रखना पड़ेगा। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एक मेजर इशू बन करके आता है सामने। 1824 में राजा राम मोहन रॉय, ये एक रेजोल्यूशन जो होता है जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे वगैरह, ये जो कंपनी लेके आती है रेजोल्यूशन, इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट राजा राम मोहन रॉय 1824 में प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये जो अर्ली फेज़ होता है नेशनलिस्ट मूवमेंट का 1870 से लेकर के 1918 तक, ये ज़्यादातर जितने भी आपके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो गया, एजुकेशन है, या आपकी जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है उसको फॉर्मुलेट कैसे करना है, उसको प्रोपेगेट कैसे करना है, साथ में जो आपका पब्लिक ओपिनियन है उसको अराउज़ करना, पब्लिक का ओपिनियन जगाना, उनको ट्रेन करना, पब्लिक को मोबिलाइज़ करना, पब्लिक को एक साथ इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना, साथ में मास एजिटेशन करना, साथ और पब्लिक को और मोबिलाइज़ करना, मास को मोबिलाइज़ करना, कि ओपन मीटिंग्स वगैरह करना, कि ओपन मीटिंग्स वगैरह अगर आप हेल्ड करते हो तो साथ में मासेस का भी और मोबिलाइजेशन हो। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। और इस पर्पस के लिए जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठी थी, वो थी प्रेस। प्रेस ने एक बहुत मेजर रोल और बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया था इस टाइम पर, कि प्रेस जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन कर के आती है नेशनलिस्ट के हाथों में।
ठीक है। तो अब होता क्या है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है अपने नए नए अर्ली डेज़ में ही होती है उस टाइम, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी पूरी तरीके से प्रेस पर ही डिपेंडेंट थी कि जो भी उनको अपने रेजोल्यूशंस निकालने थे, जो प्रोसीडिंग्स वगैरह प्रोपेगेट वगैरह करनी थी, उस चीज़ के लिए भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरा अभी प्रेस पर डिपेंड होती है। फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स इस टाइम पर एमर्ज हुए थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स निकल कर के आए थे, बहुत सारे ऐसे बहुत ही बड़े अलग बहुत ही फियरलेस जर्नलिस्ट थे इस टाइम पर, जैसे कि जी सुब्रमण्य अय्यर थे, उनके न्यूज़पेपर्स थे द हिंदू एंड स्वदेश मित्रन। फिर द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अंडर था। फिर वॉइस ऑफ इंडिया आया था दादा भाई नौरोजी के अंडर। अमृत बाज़ार पत्रिका आया था कि शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के अंडर। फिर इंडियन मिरर स्टार्ट हुआ था एन सेन के, केसरी और महारत स्टार्ट हुआ था बाल गंगाधर तिलक के अंदर। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स इस टाइम पर एमर्ज हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जितने भी न्यूज़पेपर्स आते हैं, और भी काफ़ी न्यूज़पेपर्स होते हैं, आप मतलब पढ़ सकते हो, वो तो कोई एंड नहीं है उसका, पर ये जितने भी न्यूज़पेपर्स अभी निकाले जाते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं होता कि किसी को अपना, इन लोगों को सबको अपना प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस वेंचर कुछ स्टार्ट करना था कि हम काफ़ी प्रॉफिट कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ये न्यूज़पेपर सिर्फ एक पर्पस के लिए निकाले जाते हैं कि हमें नेशनलिज्म के लिए काम करना है, नेशनल और पब्लिक सर्विस के लिए काम करना था, इस वजह से ये न्यूज़पेपर्स निकाले जाते हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर्स जो निकाले गए थे। तो अब होता क्या है कि ये जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, इनका रीच भी काफ़ी दूर तक था, काफ़ी वाइडर रीच था, और इन न्यूज़पेपर्स के ज़रिए एक लाइब्रेरी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो ये चीज़ थी, एक लाइब्रेरी मूवमेंट ये स्टार्ट हो गया था इन न्यूज़पेपर्स के ज़रिए। कैसे स्टार्ट हो गया था कि इनका इम्पैक्ट जो है न्यूज़पेपर्स का, वो सिर्फ ऐसे नहीं था कि सिटीज़ और टाउन्स तक रिस्ट्रिक्टेड रहे। ये न्यूज़पेपर दूर दूर तक के जो इवन गांव भी थे, वहाँ तक भी इनकी पहुँच थी, जहाँ पर हर एक न्यूज़ आइटम, हर एक एडिटोरियल इनको पढ़ा भी जाएगा, और साथ में जो पास की लोकल लाइब्रेरीज थी, वहीं पर ही सारे लोग एक ही न्यूज़पेपर के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर और इस न्यूज़ को, हर एक न्यूज़ आइटम को, एक एडिटोरियल को पढ़ के, और पूरा डिस्कशन चालू रहेगी यहाँ पर इनकी। तो ये चीज़ चल रही थी। तो इसी तरीके से ये जो लाइब्रेरीज़ हैं, इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं बढ़ाई थी लोगों में, बल्कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी लेकर के आया था ये। तो ये लोकल लाइब्रेरीज जो है ना, वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को उसने बढ़ावा दे दिया था। अब ये जो न्यूज़पेपर्स थे, इसमें गवर्नमेंट एक्ट जितनी भी थी, पॉलिसीज़ थी, इनको काफ़ी क्रिटिकल स्क्रूटनी में रखा गया था। और ये सारी चीज़ें, ये जो लोकल लाइब्रेरीज़ हो गई, या जैसे भी मोबिलाइजेशन हो रहा है, मास मोबिलाइजेशन हो रहा है, अलग अलग तरीके जो अपनाए जा रहे थे, वो गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन की तरह इसने काम किया था। तो ये लोकल लाइब्रेरीज़ काफ़ी काम आई थी। अब ठीक है, ये तो हमारी साइड की बात हुई कि हमने क्या क्या किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सब कुछ हमने सब ऑर्गेनाइज भी कर लिया, मोबिलाइजेशन भी कर ली, अभी मास मोबिलाइजेशन हो गया आपका, एजिटेशन भी हो गई, लाइब्रेरीज़ वगैरह में सारे इकट्ठे करके डिस्कशन हो गया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सब हो गया। बट अब गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के तो बैठेगी नहीं, गवर्नमेंट भी अब आगे से आके और बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेगी, वो चुप बैठने वाली तो है नहीं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने अपने पार्ट पे क्या रोल प्ले किया होगा, तो वो अब हम डिस्कस करेंगे। अब आता है सेक्शन 124A। तो गवर्नमेंट अपने पार्ट पे काफ़ी स्ट्रिंजेंट लॉज अब लेकर आती है, जिसमें एक होता है सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। इसमें ये कहा जाता है कि अब जो बंदा आया, जिसने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसके अगेंस्ट अगर कुछ भी बोल दिया उल्टा सीधा, तो उसको सीधा आपको जेल में डाल दिया जाएगा। या तो पूरी ज़िंदगी के लिए जेल जाओ, या फिर कोई भी टर्म जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उस टर्म के लिए जेल जाओ, या फिर 3 साल तक के लिए आपको जेल में बंद कर देंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बोल दी गई थी। बट जितने भी अब नेशनलिस्ट माइंडेड जर्नलिस्ट थे, या वैसे भी कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ पत्रकार थे जिनके पूरा नेशनलिज्म भरा हुआ था, तो उन्होंने और ज़्यादा क्लेवर आइडियाज़ जो हैं वो निकालने की कोशिश की थी कि हम और ज़्यादा क्लेवर आइडियाज़ वगैरह निकालेंगे ताकि इन लीगल हर्डल्स को भी हम पार कर सकें। जैसे कि इन्होंने क्या किया था, जो ये नेशनलिस्ट माइंडेड जर्नलिस्ट थे, इन्होंने कहा कि ये इस तरीके से राइटिंग्स अपनी लिखते थे
जिसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये लोग गुस्सा तो निकालते थे पर उनके प्रति लॉयल्टी भी शो कर देते थे राइटिंग्स में। मतलब ये कहते थे कि हाँ तुम लोगों ने ये चीज़ तो गलत की बट हाँ कुछ चीज़ें तुमने, पर हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, इस टाइप का। ठीक है, तो वो अपनी राइटिंग में इस तरीके से लिखते थे। या फिर कोई भी जैसे इंग्लैंड का कोई सोशलिस्ट हो गया, उसकी कुछ क्रिटिकल राइटिंग्स हो गई तो वो उठा के उस सोशलिस्ट की राइटिंग उठा के वहाँ पर कोट कर दी। या जो आयरिश नेशनलिस्ट थे इंग्लैंड के न्यूज़पेपर्स में जिनके बारे में लिखा था, तो उन आयरिश नेशनलिस्ट के कुछ चीज़ें उठाकर वहाँ पर अपने न्यूज़पेपर में कोट कर दी। बट ये टास्क बहुत ही डिफ़िकल्ट था, इसके लिए काफ़ी इंटेलिजेंट माइंडसेट चाहिए था। तो इतना आसान टास्क तो था नहीं कि सिंप्लिसिटी से काफ़ी हो जाए, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था ये। बट ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी वो स्टार्टिंग से ही इसने फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए खड़ी रही थी, ये पूरी नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो इंडियन न्यूज़पेपर्स थे वो लॉर्ड लिटन का टाइम था। लॉर्ड लिटन की एडमिनिस्ट्रेशन जब चल रही थी, जब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में फेमीन आया था 1876-1877 का, 1876 से 77 का ये फेमीन आया था लॉर्ड लिटन के टाइम पे। ठीक है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में तो काफ़ी बुरा टाइम था जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत विक्टिम बने थे इस चीज़ के, इतना बुरा व्यवहार किया था, बिल्कुल इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ था फेमीन के टाइम पे। तो ये जितने भी इंडियन न्यूज़पेपर उस टाइम चल रहे थे उन्होंने भर भर के लॉर्ड लिटन को पूरा क्रिटिसाइज़ किया था उस टाइम। तो गवर्नमेंट जो थी वो फिर लेकर आई थी अपनी वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 की, कि अच्छा अब तुम करके दिखाओ। तो अभी ये सेक्शन अगर आप बात करते हो सेक्शन 124 है, ये तो आज भी चलता आ रहा है। आप देख लो, आप कार्टून बना दो या आप कुछ भी छोटी मोटी चीज़ कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट उठा के आपको जेल में डाल देगी। तो कार्टून बना दोगे कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट जेल में डाल देगी। कुछ बोल दोगे, गवर्नमेंट जेल में डाल देगी। फेसबुक पे पोस्ट कर दो, गवर्नमेंट जेल में डाल देगी। यही हो रहा है बस। ठीक है, तो ये सेक्शन तो आज भी कॉन्ट्रोवर्शियल है, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो अब जो है गवर्नमेंट अपनी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के साथ आती है फुल पावर में 1878 में। ये टाइम होता है लॉर्ड लिटन का। तो ये जो 1857 रिवोल्ट की जो लेगेसी चलती आ रही होती है, जिसमें रूलर और रूल्ड के बीच में ये जो लड़ाई चल रही थी और पूरी बिटरनेस भरी हुई थी, तो 1858 के बाद यूरोपियन प्रेस ने गवर्नमेंट की जितनी भी कंट्रोवर्सीज वगैरह चल रही आती हैं उसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो काफ़ी क्रिटिकल रहती है। तो वर्नाकुलर प्रेस जो है उसमें जितनी ज़्यादा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जितने भी न्यूज़पेपर्स वगैरह लिखे जा रहे थे, बेसिकली जो इंडियन न्यूज़पेपर्स थे, जितना ज़्यादा वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे थे उतना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आती है, उतना ही ज़्यादा ये एक्ट। अब आप सोचो कि जब इतनी चीज़ें हमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर ली तो ये एक्ट क्यों आई होगी, कि इंडियंस को मज़ा चखाने के लिए कि भाई अब तुम्हें हम बताते हैं कि तुम कैसे कुछ लिखोगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ये जब एक्ट आती है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन रहता है अभी इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी जो होती हैं लिटन की उसके अगेंस्ट। तो साथ में फेमीन भी आ चुकी होती है, फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी हो चुका होता है जो आपका दिल्ली दरबार होता है उस पर। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि ये जो इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं, बेसिकली जो आपकी वर्नाकुलर प्रेस है, उसको और ज़्यादा हम कंट्रोल कर पाएँ। तो उस चीज़ के लिए कंपनी लेकर आती है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ताकि अब जो बंदा लिख देगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसको तो बहुत बुरी पनिशमेंट हम लोग दे देंगे, ये कहा था कंपनी ने। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसलिए आती है ताकि अच्छे से ये जो लोग सेडिशियस राइटिंग वगैरह इनकी हो रही है इन सबको सप्रेस किया जाए, इनको पनिश किया जाए। अब इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस भी होंगे, तो क्या क्या प्रोविजंस होते हैं ये चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, जब ये सब हो रहा था ना, जब फेमीन वगैरह आई थी, तब यूरोपियन न्यूज़पेपर्स ने गवर्नमेंट को बहुत प्रेज़ किया था। तो ये एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस होते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोविज़न ये होता है कि अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि अगर अब जो भी आपका प्रिंटर होगा या जो भी आपका पब्लिशर होगा, कोई भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर हो गया या कोई भी आपका इंडियन न्यूज़पेपर हो गया, उसका एक प्रिंटर या पब्लिशर जो भी होगा उसके और गवर्नमेंट के बीच में एक बॉन्ड साइन होगा। मतलब लिटरली ये बॉन्ड है जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होता है। तो इसमें इस बॉन्ड में क्या होगा, ये जो पब्लिशर होगा, ये जो प्रिंटर है बेसिकली, ये अंडरटेकिंग साइन करेगा
कि हम जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखेंगे, या फिर जितने भी अलग अलग रिलीजन्स है, कास्ट है, रेस है, उनके अगेंस्ट हम लोग कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखेंगे, कुछ भी ऐसा पब्लिश नहीं करेंगे जो इनमें भेदभाव पैदा करे। अब ये जो पब्लिशर या प्रिंटर है उसको सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करनी पड़ सकती है, मतलब ये बॉन्ड लिटरली सिक्योरिटी डिपॉजिट हो रही है यहाँ पर। और ये अगर प्रिंटर या पब्लिशर ने इसमें कुछ भी आपने ये रेगुलेशन को तोड़ने की कोशिश की या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोला या कुछ भी उल्टा सीधा पब्लिश कर दिया, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हम लोग जब्त कर लेंगे, फॉरफिट हो सकती है ये चीज़ अगर ये रेगुलेशन को आपने हटाया तो प्रेस इक्विपमेंट भी इसमें आपका सीज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ बोली गई। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या थी कि जो मजिस्ट्रेट का एक्शन था उसको फाइनल बोला गया। जो भी इसमें मजिस्ट्रेट अपना डिसीजन सुनाएंगे उनका डिसीजन फाइनल होगा, उसमें कोई अपील नहीं ली जाएगी। उसके बाद किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई अपील नहीं होगी। तीसरी चीज़, अगर वर्नाकुलर न्यूज़पेपर को इस एक्ट के ऑपरेशन से, ये जो एक्ट चल रहा था उसमें थोड़ा सा एग्जम्पशन चाहिए, तो वो ये जो प्री सेंसरशिप वाला फॉर्मूला था ना वो भी अपना सकती थी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कि मतलब जो भी आपके प्रूफ्स हैं वो पहले आप गवर्नमेंट सेंसर को आप सबमिट कर दो, तब आप पब्लिश कर सकते हो आर्टिकल अपना। तो ये चीज़ हो सकती थी। तो इस एक्ट को बेसिकली गैगिंग एक्ट कहा जाने लगा। गैगिंग एक्ट मतलब मुंह बंद करने वाला एक्ट, तो ये कहा जाने लगा। और इस एक्ट के जो वर्स्ट फीचर्स थे ना वो ये थे कि एक तो ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा था इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स के बीच में, इंग्लिश एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर डिस्टिंग्विश। ठीक है, एक तो सबसे पहले ये डिस्टिंग्विश कर रहा था, ये इसका वर्स्ट फीचर था। और दूसरा था कि यहाँ पर कोई अपील ही नहीं कर सकता, नो राइट टू अपील, कहीं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई अपील नहीं हो सकती। अब इसका रिस्पॉन्स क्या रहा था, तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स थे जो सेंसर हो गए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंडर, जैसे सोम प्रकाश, भारत मिहिर, डक्का प्रकाश, समाचार, ये सारे न्यूज़पेपर्स जो थे वो उनको अभी सेंसर कर दिया गया था। फिर उस टाइम पर अमृत बाज़ार पत्रिका जो है उसको रातों रात इंग्लिश न्यूज़पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया था ताकि वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एस्केप कर सके। फिर बाद में प्री सेंसरशिप क्लॉज को भी रिपील किया गया और प्रेस कमिश्नर भी अपॉइंट किया गया कि ताकि एक प्रेस कमिश्नर जो अपॉइंट होगा वो जेन्युइन जो भी आपकी ऑथेंटिक या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेस को ला करके देगा। ये चीज़ हो गई थी। बट इस एक्ट के अगेंस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन था और फाइनली जब लॉर्ड रिपन आए थे उन्होंने इस एक्ट को रिपील किया था 1882 में। और इनफैक्ट 1883 का ये टाइम होता है जब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जो है वो पहले ऐसे इंडियन जर्नलिस्ट बनते हैं जिनको जेल हो जाती है, जिनको अरेस्ट कर लिया जाता है। हुआ क्या था बेसिकली कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का न्यूज़पेपर था द बंगाली, उसमें एक एडिटोरियल उन्होंने पब्लिश कर दिया था जिसमें उन्होंने कैलकाटा हाई कोर्ट के एक जज को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। उस टाइम हुआ क्या कि कैलकाटा हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने बंगालीज़ के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए अपनी किसी जजमेंट में कुछ कह दिया था। तो इसमें सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने द बंगाली न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल में उन्हीं जज को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कि ऐसा कैसे कह दिया, जो भी क्रिटिसिज्म दिया होगा। तो इस वजह से सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एक ऐसे पहले इंडियन जर्नलिस्ट होते हैं जिनको जेल हो गई थी, इम्प्रिजन कर दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद बाल गंगाधर तिलक आते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक तो ये जो नेशनलिस्ट फाइट रहती है फ्रीडम ऑफ प्रेस की उससे काफ़ी एसोसिएटेड रहते हैं। तिलक जो है वो अपने एंटी इम्पीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स भी बिल्ड कर रहे होते हैं, जैसे गणपति फेस्टिवल्स के थ्रू जो कि 1893 में स्टार्ट हुआ था, फिर शिवाजी फेस्टिवल के थ्रू जो कि 1896 में स्टार्ट हुआ था, और जो उनका न्यूज़पेपर थे केसरी और महारत उसके थ्रू भी कर रहे होते हैं। पहले वो ऐसे पर्सन बनते हैं बाल गंगाधर तिलक जो कि आपके ये जो लोअर मिडिल क्लास सेक्शन हो गया या आपके पेजेंट्स हो गए, लोअर मिडिल क्लास या आपके पेजेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं एंड वर्कर्स हैं आपके, है ना, इन सब को कांग्रेस में लेकर आने का काम इन्होंने किया था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ऐसे फर्स्ट पर्सन बनते हैं जिन्होंने ये काम किया था। फिर 1896 में उन्होंने ये एक ऑल महाराष्ट्र कैंपेन स्टार्ट करते हैं कि हम फॉरेन क्लॉथ को बिल्कुल बॉयकॉट कर देंगे। तो बॉयकॉट करना था फॉरेन क्लॉथ को, ये इन्होंने महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था। ये पूरा कैंपेन ऑर्गेनाइज़ किया था
हुआ क्या था उस टाइम, एक्साइज ड्यूटी पड़ गई थी कॉटन पे बहुत ज़्यादा, तो इसमें इन्होंने उसके अगेंस्ट ही जो एक्साइज ड्यूटी थी कॉटन पे उसके इम्पोजिशन के अगेंस्ट ये स्टार्ट किया था कि महाराष्ट्र में एक पूरा कैंपेन स्टार्ट हुआ था कि फॉरेन क्लोथ को बिल्कुल बॉयकॉट कर दो। फिर 1896 टू 97 में उन्होंने एक नो टैक्स कैंपेन, ये नो टैक्स कैंपेन भी इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में, जिसमें फार्मर्स को ये बोला गया था कि अगर आपकी क्रॉप फेल हो जाती है तो रेवेन्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 1897 में प्लेग हो गया था, पूना में प्लेग आ गया था। तो ऑल्दो तिलक ने गवर्नमेंट के जो मेजर्स थे प्लेग वगैरह को चेक करने के लिए उसको काफ़ी सपोर्ट भी किया था, बट बहुत बड़े स्तर पर लोगों के बीच में बहुत रिजेंटमेंट थी, लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, आक्रोश था लोगों के, जो कंपनी थी उसके अगेंस्ट, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कि कैसे गवर्नमेंट जो है हमारे घर में घुसे जा रहे हैं ये लोग और हमारे घरों को सर्च कर रहे हैं, फिर हमें कैसे सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में, लोगों के मन में काफ़ी अनरेस्ट था। तो ये जो पूरा अनरेस्ट था इसकी वजह से एक प्लेग कमेटी बनी थी पूना में, उसके एक चेयरमैन थे, उन चेयरमैन का मर्डर हो जाता है। वो मर्डर कौन करता है? चापेकर ब्रदर्स कर देते हैं, चापेकर ब्रदर्स उनका मर्डर कर देते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं टैरिफ पे, करेंसी, फेमीन वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट लोगों के मन में लेकर आती है। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पर चलती आ रही होती हैं। तो अब गवर्नमेंट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देख रही होती है कि कैसे हम लोग ये मिलिटेंट ट्रेंड, हॉस्टिलिटी जो है प्रेस में ख़त्म करें। फिर गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेगी जिसमें तिलक को भी एक विक्टिम बनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें की जाती हैं, पर विद टाइम ये जितने भी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं ये सब मेजर्स के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट कर रही है या हम कर रहे हैं, उसमें ये जो जितने भी मतलब प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें ओवरनाइट तिलक को एक नेशनल हीरो बना दिया जाता है और उनको ये लोकमान्य का टाइटल भी दिया जाता है। ये लोकमान्य का टाइटल बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। लोकमान्य का मतलब होता है ऐसे पर्सन जिनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं या ऑनर करते हैं। तो ये चीज़ हुई थी, जो भी लोकमान्य तिलक ने किया था, तो वो उसकी वजह से वो एक नए लीडर बन के सामने आते हैं। फिर अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट चुप बैठेगी अगेन, है ना। तो 1898 में गवर्नमेंट 124 सेक्शन जो था ना, सेक्शन 124A, इसको अमेंड कर देती है और एक नया सेक्शन लाया जाता है, सेक्शन 153A। अब 153A के अंडर अब ये कह देती है कि अब अगर तुमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी बोला या कुछ भी उल्टा सीधा तुमने अपने न्यूज़पेपर या अपने बुक में छापा, तो ये तो पूरा हम क्रिमिनल ऑफेंस ही इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। और किसी भी अलग अलग क्लासेस जितने भी हैं उनके अगेंस्ट भी कुछ तुम हेट्रेड नहीं फैलाओगे, चाहे इंग्लिश हो गए इंडिया में, उनके अगेंस्ट भी कुछ आप उल्टा सीधा अगर आपने लिखा हेट्रेड फैलाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ये तो पूरा क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जब चल रहे होते हैं और मिलिटेंट ये नेशनल ट्रेंड्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे रिप्रेसिव लॉज पास किए जाते हैं इस टाइम पर। तो अलग अलग यहाँ पर रिप्रेसिव लॉज बहुत सारे आते हैं, कभी हम करते हैं, कभी गवर्नमेंट फिर रिस्पॉन्ड करती है। तो गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? रिप्रेसिव लॉज से करेगी। तो ये सब चीज़ें चलती आ रही थी, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर न्यूज़पेपर एक्ट आता है, वो पढ़ेंगे कि क्या होता है उसके बाद, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द कोर्स यू कैन विजिट synopsisis.in। 2020 एंड 50-50 सीरीज़ आप यहाँ से परचेज कर सकते हो Synopsis की वेबसाइट पे। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।